हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, कल की क्लास में हम लोग 98 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम लोग 99 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और आप लोग यदि मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। और कमेंट करके बताइएगा कि किस टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए, किस बुक पर चाहिए, मैं उस बुक पर वीडियो बनाऊंगा। तो आज की पहला क्वेश्चन है इस क्लास की, मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कार्बनिक पदार्थ मिलाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है वह लाइकन से प्राप्त किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन से किसे बचाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, गैल्वेनाइजेशन जो होती है एक प्रकार की, जैसे बोलते हैं ना, लोहा जो होती है उसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन से, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैल्वेनाइजेशन से किसे बचाया जा सकता है? तो लोहा को बचाया जाता है, क्योंकि लोहा को हम लोग क्या करते हैं, लोहा के ऊपर हम लोग लेपीकरण करते हैं जो गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, यानी कि लोहा पर परत चढ़ाते हैं जो कि गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, वह प्रक्रिया, और उसी से हम लोग लोहे को बचाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जो होती है सो दोनों होता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होता है, तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जो होता है उत्कर्मणीय और अनुत्कर्मणीय। तो ध्यान रखिएगा कि भौतिक परिवर्तन जो होती है सो उत्कर्मणीय और रासायनिक परिवर्तन जो होता है वह अनुत्कर्मणीय होती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा सकता है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होता है? तो भौतिक जो होता है सो उत्कर्मणीय परिवर्तन होता है, और रासायनिक परिवर्तन जो होता है सो यह उत्कर्मणीय परिवर्तन होता है। तो इसमें क्या हुआ, उत्कर्मणीय मतलब क्या हुआ, रिवर्सिबल मतलब क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन जो होती है, जैसे कि बर्फ़ से पानी बनना और पानी से बर्फ़ बनना, तो ये हमारा हो गया भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन हो गया कि दूध से जब दही बनता है, और फिर क्या दही से हम लोग दही बना सकते हैं, दही से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो ये हो गया हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो क्वेश्चन इसी टाइप पर पूछा जाता है। अवस्था जो होती है, ठोस, द्रव, गैस, अवस्था जो होती है कितना प्रकार की होती है? तो तीनों प्रकार में होती है कि अवस्था ठोस, द्रव, गैस में परिवर्तन, यानी कि अवस्था में परिवर्तन कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो अवस्था में परिवर्तन, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस में परिवर्तन जो होती है, तो कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण बनती है? तो वह भौतिक परिवर्तन की अभिक्रिया जैसे बोलती है, तो वो भौतिक परिवर्तन की उदाहरण बनता है, यानी कि तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवस्था में परिवर्तन कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण है। लवण युक्त जल जो होती है, जंग लगने के दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लवण युक्त जल जो होती है, जंग जब लगता है तो उस पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो जंग लगने का दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जंग लगने का दर जो होती है वह बढ़ता है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लवण युक्त जल जो होती है, लवण युक्त जल लगने पर दर का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दर जो होती है सो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, मौसम बुलेटिन में प्रदर्शित अधिकतम और न्यूनतम तापमान जो होती है सो कब कब होती है? तो ध्यान रखिएगा कि मौसम बुलेटिन में प्रदर्शित अधिकतम तापमान जो होती है सो दिन में होती है, और न्यूनतम तापमान जो होती है वह रात में होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। जलवायु क्या है? तो जलवायु जो है सो कई वर्षों तक औसत मौसम पैटर्न है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जलवायु क्या है? तो जलवायु जो है कई वर्षों का औसत मौसम पैटर्न है, ध्यान रखिएगा। मरुस्थलीय जलवायु कैसा होता है? तो ध्यान रखिएगा कि मरुस्थलीय जलवायु जो होती है गर्म और सूखा दोनों होता है। आग लगने की स्थिति में
फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा सॉरी, इसे कहाँ लगाया जाता है? तो क्वेश्चन पूछेगा कि आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगाता है तो इसे कहाँ लगाया जाता है? तो इसे छत पर लगाया जाता है। समुद्री जो है सो समीर की दिशा होती है। तो ध्यान रखिएगा, समुद्री समीर का दिशा जो होती है घड़ी की विपरीत दिशा होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समुद्री समीर की दिशा होती है सो घड़ी की विपरीत दिशा होती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी में अधजली लाशों के कारण कौन सा जीवाणु उत्पन्न होती है? तो गंगा नदी में जो आधा जला हुआ लाश को जो बहा दिया जाता है उसी के कारण से कॉलीफॉर्म जीवाणु उत्पन्न होता है। जंगल के मिट्टी में पानी एवं पोषक तत्व की मात्रा जो होता है वह कितना होता है? तो जंगल एवं मिट्टी में पानी एवं पोषक तत्व की मात्रा जो होती है सो भरपूर होती है, यानी कि अधिक होती है। मिट्टी के किस परत में पानी एवं खनिज की उपलब्धता की अधिकतम होती है? तो मिट्टी के किस परत में पानी एवं खनिज की अधिकतम मात्रा होती है? तो ये क्षितिज में। ध्यान रखिएगा। मृदा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य किसे बचाना है? तो मृदा जो है यानी मिट्टी जो है, तो मृदा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य किसे बचाना है? तो ऊपरी मिट्टी का। अब अवायवीय आतो अनोक्सी श्वसन का, यानी कि अनोक्सी श्वसन आतो इसे बोलते हैं या वायवीय श्वसन, दोनों नाम एक ही का है। तो अवायवीय श्वसन बोलें तो अनोक्सी श्वसन का उत्पाद जो है सो क्या क्या है? तो अनोक्सी श्वसन का उत्पाद जो है इथाइल अल्कोहल है तथा लैक्टिक अम्ल है। ध्यान रखिएगा कि अनोक्सी श्वसन से क्या बनता है, क्या उत्पाद होता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है तथा लैक्टिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, मानव में अनोक्सी श्वसन का उत्पाद है केवल लैक्टिक अम्ल से। तो ध्यान रखिएगा कि मानव में जो अनोक्सी श्वसन का उत्पाद जो है वह किससे है केवल? तो लैक्टिक अम्ल से है। लैक्टिक अम्ल से अनोक्सी श्वसन में क्या क्या होता है देखिए, आंशिक रूप से ऑक्सीजन जो होती है सो ऑक्सीजन जब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन आंशिक रूप से ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन जब कम होती है तो लैक्टिक एसिड और ऊर्जा का निर्माण होती है। लैक्टिक एसिड और ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन जब अनोक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है, यानी कि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, तब इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनोक्सी श्वसन की प्रक्रिया में यदि आंशिक रूप में ऑक्सीजन हो तब क्या निर्माण होता है? तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछा जाता है। ठीक उसी प्रकार से पूछ सकता है कि अनोक्सी श्वसन जो है सो O2 की अनुपस्थिति, यानी कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तब क्या निर्माण होती है? तो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा का निर्माण होती है। सांस छोड़ते समय पसलियाँ गति करती है। तो जब सांस छोड़ते हैं तो पसलियाँ गति करता है, तो नीचे और अंदर, यानी कि सांस जब छोड़ते हैं तो पसलियाँ गति करता है, तो नीचे गति करता है और अंदर गति करता है। केंचुए तथा मेढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं जिसके कारण दोनों जीव की त्वचा होती है। तो उसका दोनों जीव का जो त्वचा जो होती है वह नरम और पतला होती है। तो ध्यान रखिएगा, बोलेगा कि केंचुए तथा मेढक जो होती है सांस लेती है तो किससे लेती है? त्वचा से लेती है, जिसके कारण दोनों का जीव जो होती है वह नरम और पतला होता है। वह पेशीय नली जिसमें संचित मूत्र शरीर से बाहर निकलता है वह क्या कहलाता है? तो वह पेशीय नली जिससे मूत्र बाहर निकलता है उसे मूत्र मार्ग कहते हैं। वह पेशीय नली जिससे मूत्र किडनी से मूत्राशय में आता है, वह पेशीय नली का नाम क्या है? जिससे मूत्र किडनी से निकलकर मूत्राशय में आता है तो वह पेशीय नली क्या कहलाती है? तो मूत्रवाहिनी कहलाती है, यानी कि मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्र किडनी से निकलकर मूत्राशय में आता है। आप लोग ध्यान रखिएगा।
सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सर कौन सा सर का बुक है, एसके झा सर का बुक है। और एसके झा सर को ग्रुप डी यानी कि रेलवे के लिए बहुत जाने माने टीचर माना जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे रक्त और ऊतक या तो धमनी से शिरा में, यानी कि रक्त और ऊतक, ठीक है, या धमनी से शिरा में रक्त जो होती है किसके माध्यम से जाता है। तो धमनी से शिरा में, को ध्यान रखिएगा, अच्छा से समझिएगा कि धमनी से शिरा में रक्त जो जाता है सो किसके माध्यम से जाता है, तो केशिका माध्यम से जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि धमनी से शिरा में रक्त किसके माध्यम से जाता है, तो केशिका के माध्यम से जाता है। मानव शरीर के किस भाग में सफ़ेद ग्रंथियां नहीं होती है, तो होठ जो होती है, लिप्स होती है, उसमें सफ़ेद ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। किस बल के द्वारा पौधों में पानी नीचे से ऊपर जाता है, तो वह एक बल होता है जिसे बोलते हैं चूसक बल, यानी कि सक्शन बल। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस बल के द्वारा पौधों में पानी नीचे से ऊपर जाता है, तो सक्शन बल के द्वारा जाता है। मछली में उत्सर्जित पदार्थ जैसे कि अमोनिया हो गया, पक्षी में यूरिक अम्ल हो गया, तो मानव में कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो पूछागा कि मछली में उत्सर्जित पदार्थ क्या है, तो मछली में उत्सर्जित पदार्थ जो है वह अमोनिया है, और पक्षी में उत्सर्जित पदार्थ जो है वह यूरिक अम्ल है। तो और मानव का उत्सर्जित पदार्थ जो है वह क्या है, तो वह यूरिया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, 3 क्वेश्चन बना एक ही क्वेश्चन से, आप लोग ध्यान रखिएगा। पौधों में कौन सा भाग मुख्यतः लैंगिक जनन में भाग लेता है, तो बीज एवं फूल जो होती है, बीज एवं फूल जो होती है वह लैंगिक जनन में भाग लेती है। विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकता है, विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकता है एक से अनेक बीजांड, यानी कि एक से अनेक बीजांड जो होती है उसके कारण से विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकता है। तो किससे कारण हो सकता है कि एक से अनेक बीजांड के कारण विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकता है। अगला क्वेश्चन है परागकण क्या है। तो परागकण जो से क्या है, तो परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकण का स्थानांतरण जो करता है, यानी कि परागकोश से, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि परागकण क्या है, तो परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकण को ले जाता है, उसी को हम लोग परागण कहते हैं। यानी कि परागकण को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले को हम लोग परागण कहते हैं। और कहाँ से कहाँ तक ले जाता है, तो परागकोश से वर्तिकाग्र तक ले जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण जो होती है वह हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और लेंस में यदि पूछेगा तो लेंस में उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है, जिसके कारण से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो बनाता है वह कौन बनाता है, अवतल दर्पण बनाता है। और लेंस से पूछेगा तो उत्तल लेंस बनाता है। अब देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि गाड़ी का हेडलाइट में जो दर्पण लगा रहता है, यानी आगे देखने के लिए, तो कौन सा दर्पण होता है, तो वह अवतल दर्पण होता है। लेकिन गाड़ी के शीशे में लगा हुआ रहता है जो पीछे देखने के लिए, वह कौन सा दर्पण होता है, तो वह उत्तल दर्पण होता है। ध्यान रखिएगा। अब किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है, तो केवल वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो अवतल दर्पण बनाता है और उत्तल लेंस बनाता है। पृथ्वी पर जल जो है 71% है, लेकिन पीने का लायक जल कितना है, तो 0.006% है।
पृथ्वी के अंदर स्थित अलग अलग जल स्तर को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर स्थित अलग अलग जल स्तर को जल तलिका कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के लिए जल की न्यूनतम कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 50 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। किसे हरा फेफड़ा कहा जाता है? तो हरा फेफड़ा जंगल को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कहा जाएगा हरा फेफड़ा के नाम से जाना जाता है, तो जंगल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तने के ऊपर एक भेड़ के शाखाओं वाले भाग को जाना जाता है। तने के ऊपर एक पेड़ के शाखाओं वाले भाग को जाना जाता है, तो तने के ऊपर एक पेड़ के शाखाओं वाले भाग को शीर्ष, जिसे इंग्लिश में क्रोन कहते हैं, तो उस भाग को शीर्ष के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि तरल के ऊपर एक पेड़ शाखाओं वाले भाग को जाना जाता है, तो शीर्ष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सीवेज मुख्य रूप से क्या है? तो सीवेज जो है सो एक तरल अपशिष्ट है। घरों हो गया सार्वजनिक स्थान से अपशिष्ट जल को उपचार संयंत्र तक ले जाने वाला पाइप को क्या कहते हैं? जैसे कि घरों हो गया, घर तक सार्वजनिक स्थान से अपशिष्ट जल को उपचार संयंत्र तक ले जाने वाला पाइप को क्या कहते हैं? तो गंदी नाली की व्यवस्था, यानी कि उसे कहते हैं सेवरेज, गंदी नाली की व्यवस्था। अब देखते हैं, फिल्टरेशन प्लांट में पानी को साफ किया जाता है। तो फिल्टरेशन प्लांट में पानी को साफ किया जाता है, जैसे कि रेत होता है तो साफ़ किया जाता है। रेत हो गया, महीन बजरी हो गया, मध्य बजरी हो गया, तो फिल्टर प्लांट में पानी को साफ़ किया जाता है। उसके लिए क्या क्या साफ़ करता है? रेत साफ़ करता है, महीन बजरी तथा मध्य बजरी। अदरक के प्रवर्धन में आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है? तो अदरक के प्रबंधन में अदरक को हम लोग उपयोग जो करते हैं उसका तना भाग करते हैं। किसका भाग करते हैं? तो अदरक के प्रबंधन में आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है? तो तना का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं, जैव खाद पर्यावरण के लिए अच्छा है। जैव खाद जो है पर्यावरण के लिए अच्छा है, पर इसमें कौन सा गुण नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा कि इसमें संतुलित पोषक पदार्थ का गुण जो होता है वह नहीं होता है। भारत में मानसून का समय कब होता है? तो भारत में मानसून का समय जो होता है सो जून से सितंबर होता है, ध्यान रखिएगा। विषाणु निर्जीव एवं सजीव के बीच का ओजक कड़ी क्या है? तो विषाणु निर्जीव एवं सजीव बीच की ओजक कड़ी जो है, जिसे क्रिस्टल बनाया जा सकता है, यह जनन करता है, तो केवल परपोषी के कोशिका में होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निर्जीव एवं सजीव के बीच की कड़ी क्या है? तो वह विषाणु है, ठीक है, जिसे क्रिस्टल बनाया जा सकता है। यह जनन करता है, तो क्या जनन करता है? तो केवल परपोषी के कोशिका में जनन करती है। ब्रेड तो बोलते हैं जिसे किण्वन में कौन सा गैस निकलता है? तो गैस जो निकलता है सो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, रेयन का स्रोत जो होती है सो किससे होती है? काष्ठ लुगदी से होती है। पॉलीकोट बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है। तो पॉलीकोट बनाने के लिए पॉलिस्टर और कपास की मिश्रित किया जाता है, यानी कि मिश्रण किया जाता है। वह पदार्थ जो सामान्यतः रसोई घर में काम आने वाला जार बनाने के काम आता है, यानी कि वह पदार्थ जो सामान्यतः रसोई घर में काम आने वाला, जैसे जार बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो वह क्या है? तो वह पेट है। जीवाश्म ईंधन किसके अवशेष से प्राप्त होता है? तो जीवाश्म ईंधन जो है वह मृत जीव के अवशेष से प्राप्त होता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कोयला किसके अवशेषों से प्राप्त होता है?
तो कोयला जो प्राप्त होता है वह केवल वनस्पति के अवशेष से प्राप्त होता है। कोलतार से नेपथलीन की गोलियां बनाई जाती है। कोलतार से नेपथलीन की गोलियां बनाई जाती है किसे भगाने के लिए, यानी कि कोलतार से पूछेगा कि नेपथलीन की गोलियां बनाई जाती है तो किससे बनाया जाता है, कोलतार से बनाया जाता है। तो किसे भगाने के लिए, तो कीट को भगाने के लिए बनाया जाता है। कॉक, जैसे कि कॉक हो गया, पेट्रोलियम मतलब कॉक पेट्रोलियम जो है सो अवयव नहीं है, तो यह अवयव है। तो कोयला का अवयव है, यानी कॉक जो है सो पेट्रोलियम अवयव नहीं है, तो यह किसका अवयव है, तो यह कोयला का अवयव है। पेट्रोलियम का निर्माण उस जीव से हुआ है जिसका निवास स्थान है। तो पेट्रोलियम का निर्माण किस जीव से हुआ है, तो एक ऐसा जीव से निर्माण हुआ है जिसका आवास जो है, निवास जो है कहाँ पे है, समुद्र में है। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है तो वह ताप क्या कहलाता है, तो वह ताप ज्वलन ताप कहलाता है। प्रति ग्राम ईंधन के दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, यानी कि प्रति ग्राम ईंधन के दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ऊष्मीय मान कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊष्मीय मान जो होती है वह सबसे अधिक किस में होती है, तो ऊष्मीय मान जो होती है वह सबसे अधिक गैस में होता है, फिर द्रव में होता है, फिर ठोस में होता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज्वलन ताप जो होती है वह सबसे अधिक किस में होती है, तो ज्वलन ताप भी सबसे अधिक गैस में होता है, फिर द्रव में होता है, उससे कम ठोस में होता है। मैग्नीशियम का रिबन वायु में जलकर उत्पन्न करता है। तो जब हम लोग मैग्नीशियम का रिबन वायु में जलाते हैं, यानी कि वायु में जलता है, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऊष्मा प्लस प्रकाश का उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है सबसे अच्छा ईंधन किसे माना जाता है, तो सबसे अच्छा ईंधन जो है वह हाइड्रोजन है, लेकिन उपयोग में आने वाला सबसे अच्छा ईंधन कौन है, तो सीएनजी है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदलना क्या कहलाता है, यानी कि जो ज़मीन उपजाऊ है वहाँ से खेती कर सकते हैं, उस ज़मीन को यानी कि सूखे में बदल जाना यानी मरुस्थल में बदलना वह क्या कहलाता है, तो वह मरुस्थलीय कहलाता है। जब जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों को संरक्षण करता है, यानी कि जब जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति, यानी कि जैव विविधता और उस क्षेत्र के जो संस्कृति है, कल्चर चल रहा है, वहाँ के लोग में कल्चर चल रहा है रहने वाला, और वहाँ का जो जीव जंतु है वो दोनों को संरक्षण करता है, तो क्या कहलाता है, तो जैव मंडल कहलाता है। रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है, तो रेड डाटा बुक में जो प्राणी लुप्त हो रहा है, यानी कि जो प्राणी लुप्त होते जा रहा है और जो पादप लुप्त होते जा रहा है, तो रेड डाटा बुक में उसी का रिकॉर्ड रखा जाता है। कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए उत्पादक शब्द है, तो कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए उत्पादक शब्द जो है वह कोशिका अंगक है। अगला क्वेश्चन है कोशिका के भीतर पाए जाने वाली जिस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो कोशिका के भीतर पाए जाने वाली पदार्थ को कोशिका द्रव के नाम से जाना जाता है। लक्षणों के वंशानुगति के लिए जिम्मेवार कौन होता है, तो लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने के लिए जिम्मेवार कौन होता है, तो गुणसूत्र और जीन होता है। कोशिका के आकार को व्यक्त किया जाता है, तो कोशिका को आकार को माइक्रोमीटर से व्यक्त किया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थ को नियंत्रित कौन करता है, तो कोशिका का झिल्ली जो होता है वह नियंत्रित करता है कि कोशिका में कौन पदार्थ आ सकता है और कौन पदार्थ नहीं आ सकता है। कोशिका का कोशिकांग जो होती है, कौन सा कोशिकांग पादप जंतु एवं जीवाणु, कौन सा कोशिकांग पादप जंतु एवं जीवाणु तीनों में होता है, तो कोशिका झिल्ली जो कोशिकांग होता है वह पादप हो गया, जंतु हो गया, जीवाणु हो गया, तीनों में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा।
किस जीव में स्पष्ट कोशिका भित्ति होती है लेकिन केंद्रक नहीं होती है? तो जीवाणु जो जीव होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है लेकिन कोशिका भित्ति पाया जाता है। ऊतक समान कोशिकाओं का समूह है, यानी कि ऊतक समान कोशिकाओं का समूह है, परंतु अंग में कोशिकाओं कैसा होता है? तो ऊतक जो होती है समान कोशिकाओं का समूह है, परंतु अंग में जो होती है वह भिन्न भिन्न होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि समान कोशिकाओं का समूह है तो ऊतक का है, लेकिन अंग में कैसा होता है? तो अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव में निषेचन अंड वाहिनी में होता है, यानी कि मानव में निषेचन जो होती है कहाँ पे होती है? तो अंड वाहिनी में होती है। तो निषेचित अंडे का परिवर्धन जो होता है वह कहाँ पे होता है? तो वह गर्भाशय में होता है। यानी कि बोलता है कि निषेचित अंडे के जो परिवर्धन होता है, पालन पोषण जो होता है वह कहाँ पे होती है? तो गर्भाशय में होती है। हाइड्रा एवं ईस्ट में जनन होता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रा एवं ईस्ट में जनन जो होता है वह मुकुलन के द्वारा होती है। युग्मनक जो होती है, युग्मनक निषेचन होकर युग्मनज बनता है। तो युग्मनज विकसित कहाँ होता है? तो वह भ्रूण युग्मनज विकसित होकर बनता है। तो जैसे कि ये मेल है और फीमेल है, तो जब दोनों जो से सेक्स करती है तब निषेचन होता है। जब निषेचन करती है तब यहाँ पे युग्मनज का निर्माण होती है। तो युग्मनज जो से विकसित होकर भ्रूण बन जाती है। क्या होती है? भ्रूण बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, टेडपोल से मेढक में परिवर्तन कैंतर कहलाता है। तो टेडपोल यानी कि मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं? तो टेडपोल कहते हैं। और टेडपोल से मेढक में बन जाना यानी कि मेढक में परिवर्तन हो जाना, बड़े हो जाना, वह परिवर्तन क्या कहलाता है? तो कैंतरण परिवर्तन कहलाता है। और कैंतरण के लिए आवश्यकता क्या होती है? तो I2 की आवश्यकता होती है। कौन सी तत्व की आवश्यकता होती है? तो I2 की तत्व की आवश्यकता होती है। जनन का वह प्रकार है जिसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं। तो अलैंगिक जनन जो होती है उसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं। दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, यह प्रतिकर्षण हो सकता है। तो दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है तो यह प्रतिकर्षण हो सकता है किस पर? तो चुंबकीय बल या वैद्युत बल पर यह प्रतिकर्षण हो सकता है। घर्षण निर्भर करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घर्षण निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है? तो सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। ध्यान रखिएगा कि घर्षण जो है हमेशा गति का विरोध करता है। उसमें ऊर्जा का हानि नहीं होता है बल्कि ऊष्मा में बदलता है। तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य जो होता है सो कैसा होता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घर्षण द्वारा कार्य जो होता है वह कैसा होता है? तो वह हमेशा ऋणात्मक होता है। ध्यान रखिएगा, घर्षण का क्रम जो होती है वह सबसे अधिक किस में होती है? तो घर्षण सबसे अधिक स्थिर घर्षण में होता है, उसके बाद गतिज घर्षण में होता है, उसके बाद लौटनिक घर्षण में होता है, या जिसे घूर्णी घर्षण भी बोलते हैं। ध्वनि क्या है? साउंड जो से क्या है? तो ध्वनि जो से एक प्रकार की ऊर्जा है जो कंपन के कारण उत्पन्न होता है। तो ध्वनि किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो कंपन के कारण से उत्पन्न होता है। इसकी प्रबलता जो होती है वह किस पर निर्भर करता है? तो आयाम पर निर्भर करती है। तो पूछेगा कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता यानी कि ध्वनि की प्रबलता जो है ध्वनि की प्रबलता का व्यवहारिक मात्रक जो होता है वह क्या होता है?
तो वह डेसिबल होता है। ध्यान रखिएगा, ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो कंपन के कारण उत्पन्न होती है और इसकी प्रबलता जो निर्भर करती है वह आयाम पर निर्भर करती है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि ध्वनि की प्रबलता का व्यवहारिक मात्रक जो होती है वह किस पर होती है? तो डेसिमल पर होती है। ध्वनि की प्रबलता का एसआई मात्रक जो होता है वह क्या होता है? तो माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा, प्रासर्वे यानी कि प्रासर्वे ध्वनि की आवृत्ति जो होती है सो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। विद्युत धारा तापीय यानी कि विद्युत धारा तापीय जो होती है, जैसे कि रासायनिक एवं चुंबकीय, तीनों प्रभाव उत्पन्न करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत धारा तापीय, रासायनिक एवं चुंबकीय तीनों प्रभाव उत्पन्न करता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीनों प्रभाव उत्पन्न करता है, तापीय, रासायनिक और चुंबकीय। तो कौन करता है? विद्युत धारा करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो क्रोमियम धातु का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब किसी चालक विलयन से बहुत धारा प्रभावित की जाती है तो रंग का बदलना, जब किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रभावित किया जाता है तो रंग बदल जाता है, तो क्या कहते हैं? तब उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। विद्युतदर्शी जो है वह एक उपकरण है, तो इससे क्या पता लगाता है? तो विद्युतदर्शी से आवेश का पता लगाया जाता है, यानी कि चार्ज का पता लगाया जाता है। भूकंप उत्पन्न के लिए उत्तरदायी, तो पृथ्वी को प्लेट जो यानी भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी जो होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंप उत्पन्न के लिए उत्तरदायी पृथ्वी प्लेट पाई जाती है, तो कहाँ पे पाई जाती है? तो भूपट्टी में पाई जाती है। तो भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी जो होती है पृथ्वी के प्लेट कहाँ पाई जाती है? तो भूपट्टी में पाई जाती है। आइरिस जो होती है पुतली के साइज को तथा पुतली प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आँख में जो से आइरिस जो पाया जाता है तो पुतली के साइज तथा पुतली जो होती है यानी पुतली के साइज को तथा पुतली प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस करता है। ध्यान रखिएगा, नेत्र कोशिका यानी कि नेत्र कोशिका जो होती है वह नेत्र कोशिका में सल्काएँ छड़ जो होती है और एक शंकु छड़ होती है। तो इसका कार्य क्या होती है? तो नेत्र कोशिका में जो सल्काएँ छड़ की होती है उसका उत्तरदायी होता है तीव्रता, और उसका तो क्वेश्चन पूछेगा कि तीव्रता जो निर्भर करती है जैसे कि सल्काएँ छड़ पर। जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो रंग बिरंग जो देखते हैं यानी कि रंग बिरंग के जो पहचान जो होती है आँख में से, तो किसके कारण से, जैसे किसका उत्तरदायी होता है अलग अलग रंग? तो ये शंकु छड़ जो होती है इसके कारण से रंग की पहचान होती है। और तीव्रता जो अधिक होती है वो सल्काएँ छड़ से तीव्रता के लिए उत्तरदायी कौन होती है? तो सल्काएँ छड़ होती है। और रंग के लिए उत्तरदायी कौन होती है? तो शंकु छड़ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कार्य करता है तो मंद प्रकाश का कार्य करता है और यह शंकु जो से तीव्र प्रकाश का कार्य करता है। ये दोनों ध्यान रखिएगा, सल्काएँ छड़ जो होती है मंद प्रकाश का कार्य करता है और शंकु छड़ जो होती है वह तीव्र कोशिका की कार्य करती है, तीव्र प्रकाश की कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रभात तारा जिसे हम लोग भोर का तारा कहते हैं तो किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा की सतह जो होती है, चंद्रमा की सतह से कोई वस्तु ऊपर फेंकने पर क्या होगा? तो चंद्रमा की सतह से कोई वस्तु यदि ऊपर फेंकते हैं तो पहले वह ऊपर जाता है फिर सतह पर आता है, तो इसका यही कारण निकलता है। आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाला प्रदूषण जो है सो कौन है? तो वह वायु प्रदूषण है। वह प्रक्रम जिसमें सभी प्रकार का शुद्ध जल मिलता है वह क्या कहलाता है? तो आसवन प्रक्रम में सभी प्रकार का शुद्ध जल मिलता है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है? ध्यान रखिएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, मेथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, जलवाष्प हो गया, ओजोन हो गया, ये सब सभी ग्रीन हाउस गैस है। वाष्पन
विसरण और गैसों का प्रसार जो होता है दाब बढ़ने से क्या होता है, तो वाष्पन हो गया। जैसे कि वाष्पन, विसरण और गैसों का प्रसार ताप बढ़ने से बढ़ता है, यानी कि उसका प्रसार जो यानी फैलता है, फैलने का जो फैलता है, यदि उसमें ताप यदि बढ़ते हैं तो उसका प्रसार भी बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। घड़ा का पानी ठंडा होता है तो वाष्पन के कारण, जबकि यह प्रक्रिया है, तो घड़ा का पानी ठंडा होता है तो किसके कारण से ठंडा होता है, तो वाष्पन के कारण से ठंडा होता है। तो यह प्रक्रिया जो होती है क्या कहलाती है, तो वह रुद्धोष्म की प्रक्रिया है। सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। ध्यान रखिएगा कि सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण जो है सो टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, क्योंकि यह समांगी मिश्रण है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जाता है, तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन, यानी कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन हम लोग तभी ला सकते हैं जब उसे ऊर्जा देंगे। तो ऊर्जा देकर तो ऊर्जा निकाल कर उसको परिवर्तन में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से खोज हुआ। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन किसका प्रयोग से खोज हुआ, तो अल्फा प्रकीर्णन जो है तो परमाणु की नाभिक, क्वेश्चन पूछेगा कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से क्या खोज हुआ, तो परमाणु की नाभिक जो खोज किया वह किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया। कौन सी प्रकीर्णन से किया, तो अल्फा प्रकीर्णन से किया। किसने परमाणु की तुलना और सौर परिवार से किया, यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने परमाणु की तुलना सौर परिवार से किया, तो रदरफोर्ड ने किया है। एथिल एथेनॉइड का ये फॉर्मूला है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एथिल एथेनॉइड के एक नमूने में 2 ऑक्सीजन होता है, 2 ऑक्सीजन परमाणु के समस्थानिक। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एथिल एथेनॉइड के एक नमूने में 2 ऑक्सीजन होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन जो होते हैं वह क्या होते हैं, तो वो ऑक्सीजन परमाणु के समस्थानिक होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक संयोजकता वाला तत्व जो होता है वह क्या होता है, तो एक संयोजकता वाला तत्व जो होता है वह धातु व अधातु होता है, ध्यान रखिएगा। जिसका संयोजकता 1 होता है वह धातु होती है, तो अधातु होती है। परमाणु मॉडल का क्रम है, तो ध्यान रखिएगा कि जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल का क्रम क्या है, तो जे थॉमसन, उसके बाद डाल्टन हो गया, फिर रदरफोर्ड हो गया, नील बोर हो गया। परमाणु मॉडल का क्रम जो इससे यही है। क्वेश्चन पूछेगा परमाणु मॉडल का क्रम है, तो जे थॉमसन, डाल्टन, रदरफोर्ड, नील बोर। जब कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक होता है, तो कोशिका क्या होता है, फूल जाता है। ध्यान रखिएगा कि जब कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक होती है, तो कोशिका फूल जाती है। गुणसूत्र बने होते हैं तो डीएनए एवं प्रोटीन से बने होते हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसी प्रकार से कल हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं।